Dear students, your Atul sir once again comes before you with a very interesting and important topic for class 10th student. Your chapter is same फेडरलिज्म और आपको पिछले दो वीडियो में फेडरलिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और नया और काफ़ी सुंदर टॉपिक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस बार आपका टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। भारत को एक फेडरल कंट्री क्या बनाता है। किसी भी देश को फेडरल कंट्री बनने के लिए कम से कम 2 लेवल की सरकार होना चाहिए। किसी भी देश में कम से कम 2 लेवल की सरकार तो होनी ही चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट के लिए। तो इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। इंडिया तो बहुत ही सुंदर फेडरल कंट्री है। पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में न केवल 2 लेवल की सरकारें हैं बल्कि भारत में 3 लेवल की सरकारें हैं। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भारत के पास है। तो भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत फेडरल कंट्री है। लेकिन यहाँ फेडरल कंट्री के बारे में और सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं आपको बेल्जियम और श्रीलंका देश से। आपने क्या देखा, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे से देशों में बहुत तरह के डाइवर्सिटीज़ थे। लैंग्वेज के आधार पर थे, जर्मन स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, इतने तरह के भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में थे। उसी तरह श्रीलंका में सिंहला स्पीकिंग पीपल, तमिल स्पीकिंग पीपल, कई तरह के लोग श्रीलंका में थे। बहुत सारी डाइवर्सिटीज आपने देखा। पावर शेयरिंग जहां बेल्जियम में सही समझा गया, वहां श्रीलंका में पावर शेयरिंग को वहां की सिंहला गवर्नमेंट सही नहीं समझी, इसलिए श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं किया गया। अब सोचिए भारत जैसे विशाल देश का क्या होगा। भारत एक बहुत विशाल देश है। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, वास्ट कंट्री, और डाइवर्सिटी के मामले में भारत बहुत बड़ा देश है। कई तरह के डाइवर्सिटीज है भारत में। न केवल लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है बल्कि रीजन की डाइवर्सिटी है, बल्कि रिलीजन की डाइवर्सिटी है, कास्ट की है, स्टेटस की है। कई तरह के डाइवर्सिटीज भारत में देख सकते हैं। अब सोचिए इतने विशाल देश में यदि आप पावर शेयरिंग करते हैं तो कितना मुश्किल है। अब पावर शेयरिंग छोटे कंट्री में करना आसान है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में पावर शेयरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हमारे देश में पावर शेयरिंग किया गया, क्योंकि जब तक पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक फेडरल कंट्री कैसे बनेंगे। फेडरल कंट्री बनने के लिए आपको पावर शेयरिंग तो करना है। तो पावर शेयरिंग करना मुश्किल है डाइवर्सिटीज के कारण। फिर भी हमारे देश में पावर शेयरिंग हुआ। हमारे देश में 3 लेवल की सरकारें आई, वो चल भी रही हैं। तो इसकी शुरुआत होती है, चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं अपने देश के संविधान से। आपको मालूम होगा भारत देश को आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली। भारत देश जब आज़ाद हुआ उस समय राइट्स हुए, दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए और इस देश को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान, इस्लामी कंट्री, मुस्लिम लोगों का देश, दूसरी तरफ भारत एक विशाल देश, सभी धर्मों को मानने वाला देश बना। और वहाँ से अब पावर शेयरिंग का व्यवस्था चला। भारत
फेडरेशन को समझता भी नहीं था। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, जो स्टेट्स थे, छोटे बड़े स्टेट्स थे, वो भारत में मिलना चाहते थे और मिल रहे थे, जिससे भारत एक और अधिक एक बड़ा विशाल देश बन रहा था। तो उसी समय भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। जब बहुत सारे स्टेट्स भारत में मिलना शुरू हुए तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाया। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले से था ही और स्टेट्स बनने लगे, तो फेडरल सिस्टम आने लगा। हम फेडरलिज्म के सिद्धांत पर ही यूनियन ऑफ स्टेट्स बना रहे थे, लेकिन फेडरेशन शब्द नहीं समझ रहे थे, लेकिन सिद्धांत अपना रहे थे। हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट और कई स्टेट्स बन रहे थे। तो इस तरह का हमारा इतिहास रहा। हमने कई स्टेट्स बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे पास था और हम कई स्टेट्स बनाए। भारत को एक फेडरल कंट्री कहा गया। भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं। तो इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कई नामों से जानते हैं। तो थोड़ा सा भी स्टूडेंट्स आप मिसगाइड नहीं होंगे। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहा जाएगा तो वो भी वही है। यूनियन गवर्नमेंट को अगर फेडरल गवर्नमेंट कहा जाएगा तो उसका भी मतलब वही है, सब वही है। फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब वही है। तो इससे थोड़ा सा भी आप मिसगाइड नहीं होंगे। तो भारत के संविधान में ये व्यवस्था किया गया, भारत को एक फेडरल कंट्री बनाया गया, जिसे सबसे पहले भारत में दो लेवल की सरकार आई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए भारत का जो संविधान था उसने पावर शेयरिंग को बांटने का काम किया। तो सबसे पहले हमें जानना है स्टूडेंट्स कि पावर शेयरिंग जो किया गया वो किस चीज़ का किया गया, जिससे भारत एक फेडरल कंट्री बनता है। तो हमारे देश में पावर शेयरिंग लेजिस्लेशन का किया गया, लेजिस्लेशन का पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव पावर इसको कह सकते हैं, कानून बनाने की शक्तियाँ। लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में ये लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने की शक्तियों को बांटा गया। अब लेजिस्लेटिव पावर्स दो लोगों में बांटे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। इसे थ्री फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी तीन फोल्ड में ये कानून बनाने की शक्तियों को बांटा गया है, तीन फोल्ड में बांटा गया है। अब तीनों फोल्ड को समझना है, तीनों फोल्ड को यहाँ लिस्ट के अनुसार समझना है। यही थ्री फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं लिस्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो पहला फोल्ड यानी पहला लिस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके अतुल सर लिखे हैं यूनियन लिस्ट, यानी यहाँ कानून बनाने की शक्तियाँ यूनियन को दिया गया। यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, कई बार समझा रहे हैं आपको। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही चीज़ है। तो यूनियन लिस्ट में उन विषयों को रखा गया है जो देश के महत्व के विषय हैं। आप कह सकते हैं यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स दोज सब्जेक्ट which are important for the country, not only for the state। ये country के लिए important है। These are important subjects for the country, देश के लिए important है। जैसे आप देख सकते हैं इनमें कौन कौन विषय हैं, डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी। ये ऐसे विषय हैं जिन पर एक समान कानून पूरे देश में होना चाहिए, एक समान कानून। इसलिए ये सारे विषय केंद्र को दिए गए हैं,
यानी केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बना सकती है। ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, नॉट स्टेट, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। जिसका जिक्र यूनियन लिस्ट में किया गया है उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है बच्चों? केंद्र सरकार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, यानी ये विषय केंद्र को दिए गए। क्लियर? अब आइए दूसरा, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से क्या क्लियर हो रहा है? इनमें वो विषय शामिल हैं जो राज्य के महत्व के विषय हैं, लोकल इम्पोर्टेंस के विषय हैं, किसी क्षेत्र स्तर पर ये महत्व रखते हैं। इट मीन्स ए स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स दोज सब्जेक्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लोकल एरियाज, लोकल पीपुल ऑफ द स्टेट। इसलिए इसमें देखिए कौन विषय हैं? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। चूंकि अब समझिएगा हर राज्य के क्राइम अलग अलग होते हैं, हर राज्य का व्यापार अलग होता है, हर राज्य का कॉमर्स बिजनेस अलग होते हैं, एग्रीकल्चर अलग होता है हर राज्य के इरिगेशन फैसिलिटी अलग अलग होते हैं। इसलिए ये सारे विषय राज्य को दिए गए हैं। एंड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। इन विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं बनाएंगे। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट्स ही कानून बना सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब आइए आते हैं एक तीसरा लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एक और लिस्ट बनाया गया, यानी कानून बनाने की शक्तियों को एक और फोल्ड में रखा गया और इसी फोल्ड को लिस्ट में समझना है, तो वो है कंकरेंट लिस्ट। इनमें उन विषयों को रखा गया है जो दोनों के महत्व के विषय हैं। इट मीन्स कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट मीन्स ये जितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सेंटर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के लिए, दोनों के लिए सेम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट पर दोनों कानून बना सकते हैं, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। आप सब्जेक्ट्स देखिए, एजुकेशन हर राज्य में भी चाहिए, पूरे देश में भी चाहिए। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज शादी विवाह, एडॉप्शन गोद लेना, एडॉप्शन गोद लेना समझिएगा, सक्सेशन उत्तराधिकारी बनना, सक्सेशन उत्तराधिकारी बनना। तो ये ऐसे मतलब सब्जेक्ट्स हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन पर कानून बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इन पर कानून बना सकते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिए, कभी कभी कानून बनाने को लेकर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बीच में विवाद हो सकता है, विवाद हो सकता है। कानून बनाने को लेकर सेंटर और स्टेट आपस में लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई डिस्प्यूट अगर खड़ा हो गया, ऐसी स्थिति में द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रीवेल इन आवर कंट्री। तब केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही हमारे देश में लागू होगा। इस तरह का व्यवस्था संविधान में दिया गया है। तो आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट समझाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स
आए हमारे देश में जब संविधान लिख दिया गया था, यानी बहुत ऐसे विषय संविधान लिखने के पश्चात आए, संविधान लिखने के बाद में आए, तो इसका भी जिक्र संविधान में कर दिया गया था कि यदि कुछ विषय अगर बाद में आते हैं, संविधान लिखने के बाद में आते हैं, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। यानी जो विषय संविधान लिखने के पश्चात आए, संविधान लिखने के बाद आए, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र का होगा। उन विषयों को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स नाम दिया गया, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये उस समय नहीं आया था जब संविधान लिखा गया था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा सब्जेक्ट कब आया? संविधान लिखने के पश्चात आया। तो इस तरह के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। केंद्र सरकार ही इन विषयों पर कानून बना सकती है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, और इस तरह के विषयों पर कानून बनाने का पावर अगर केंद्र के पास है, उसे रेसिड्यूरी पावर्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में फेडरलिज्म आया। फेडरल कंट्री बनाने का प्रयास हम लोग किए। फेडरल कंट्री तो हम बना लिए, लेकिन हमने सभी राज्यों को इक्वल पावर नहीं दिया। अलग अलग कंडीशन से अलग अलग स्टेट बने, जिसके कारण कुछ राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिए। विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस मिल गया, और कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह का व्यवस्था हमारे देश में रहा। आगे चलकर ये भी संविधान में जिक्र कर दिया गया कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदलना नामुमकिन है। एक तरह से कहें नामुमकिन है। तरीका बताया गया कि पावर शेयरिंग जो किया गया है फेडरल कंट्री बनाने के लिए, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर बांटे गए हैं, उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को हम बदल सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले देखिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कैसे बदलना है ये संविधान में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है आप सुनिएगा तो आश्चर्य रहेगा। सबसे पहले तो उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। समझ गए? पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को बदलने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से, दोनों हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से इसे पास करना होगा। उसके बाद भारत में कुल जितने राज्य हैं उसके आधे से अधिक राज्यों के लेजिस्लेचर से इसे पास करना होगा। इतना मेहनत करने के बाद आप पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को बदल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल भरा काम है पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को बदलना। तो ये इसीलिए इतना मेहनत किया गया है ताकि कोई भी केंद्र सरकार कितनी भी पावरफुल हो, वो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को बदल ना सके। इसीलिए ये व्यवस्था किया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बदलना नामुमकिन जैसा है भारत देश में। एक और बात कही गई है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर कि यहाँ जुडिशियरी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पावर शेयरिंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कोई बिगाड़ ना दे, कोई बर्बाद ना कर दे, इसकी रक्षा जुडिशियरी के हाथ में दिया गया है। यानी जब जब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर सेंटर और स्टेट अगर लड़ाई करते हैं तो इस लड़ाई को जुडिशियरी ही सुलझा सकता है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आप तो जानते हैं हाईएस्ट कोर्ट है, तो उसका फैसला, अंतिम फैसला होता है पावर शेयरिंग को लेकर। अगर विवाद होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, यदि विवाद होता है तो इस विवाद को सुलझाने का पूरा अधिकार किसको दिया गया है?
सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और इस झगड़े को सुलझा सकती है, और उसका दिया गया फैसला अंतिम फैसला यहाँ माना गया है। तो इतनी तरह की व्यवस्थाएं करके हमारे देश को फेडरल कंट्री बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझ सकते हैं भारत कितना मजबूत फेडरलिज्म को रखता है, भारत कितना मजबूत फेडरल कंट्री है, और हमारे देश के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरह से फेडरल सिस्टम की रक्षा करती है। तो बच्चों, आप आज समझ गए होंगे कि कौन कौन ऐसा चीज है जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की पढ़ाई आप लोगों को देंगे। उम्मीद है आपको आज की पढ़ाई पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।